सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। यूर वॉचिंग डिबेट विद नातिया मिर्जा। नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे 25 अक्टूबर से वो शुरू हुए थे, सीज़ फायर को उसमें जो एलामिया बाकायदा तौर पर अब जारी कर दिया गया है, उसमें सीज़ फायर की कंटिन्यूटी, यानी जो उससे पहले मुज़ाकरात हुए थे 25 अक्टूबर उसका फॉलोअप था और उसमें कहा गया है कि सीज़ फायर कंटिन्यू होगा। ताहम जो पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया और शुरू से कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एविडेंस भी शेयर किए कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। इस पर अभी मज़ीद शायद अभी वक्त दरकार है, जिस पे अफ़गान तालिबान जो है वो अब 6 नवंबर को दोबारा एक इजलास होगा, दोबारा ये दोनों बैठेंगे सर जोड़कर। फ़िलहाल जो हुआ है उसमें ये हुआ है कि दोनों की जो अमन मुआहिदा के तौर पर इसको देख लीजिए, क्योंकि दोनों की तरफ से अब इस अमन मुआहिदे की या इस सीज़ फायर की वायलेशन नहीं होगी और उसके साथ साथ एक मॉनिटरी कमेटी होगी या मॉनिटरी एक निज़ाम होगा, एक मैकेनिज़्म होगा जो ये देखेगा कि किसकी तरफ से ये वायलेशन हुई है और जिसकी तरफ से भी वायलेशन होगी उस पर पेनल्टी होगी। तो ये अगले कुछ दिन चलेगा और उसके बाद मज़ीद सिटिंग्स होंगी। तो यकीनन जो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और दहशतगर्दी के लिए उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, इस पर यकीनन अफ़गान तालिबान को कायल कर पाएंगे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो अब कश्मीर में हुकूमत की बात कर रही है, क्योंकि जो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं सीआई से उनका ताल्लुक़ है, सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सहर कामरान साहबा पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, MNA। अस्सलाम वालेकुम सहर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इस टाइम देने के लिए। हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, PMLN से उनका ताल्लुक़, स्टेट मिनिस्टर फॉर नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर। थैंक यू वेरी मच हुज़ैफ़ा रहमान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, अगर आपसे ही बात की कर लूँ, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स हमारे सामने अचानक साथ साथ आते हैं पैरेलल। एक आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब जो कि बड़ी सख्त बात करते हैं, वो अपनी सख्त बात करने के लिए मशहूर भी है कि जी ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, आइसोलेट हो रहा है सूबा, सुहेल आफरीदी साहब ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। लेकिन पैरेलल हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब वो एक दफ़ा फिर दावत देते हैं और एक दफ़ा फिर हौसला अफ़ज़ा बात करते हैं। तो ये ज़रूरी है पैरेलल चलना? ज़रूरी नहीं है कि अच्छी बात करें, मुस्बत बात करें, आगे बढ़े, एतमाद में ले नए वज़ीर आला को? जी बहुत शुक्रिया जी। आज वज़ीर आज़म साहब के हमरा मैं चित्राल में मौजूद था, वही बात की उन्होंने। बिल्कुल KPK जी, बिल्कुल KPK में हम गए थे। वहाँ चित्राल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने दानिश स्कूल का इफ्ताह किया और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स देकर आए हैं KPK को। यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हैं और भी लोगों की जो डिमांड्स थी, LPG वहाँ पर के इशूज़ थे, गैस के इशूज़ थे कि जंगल कट रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने हमेशा मेरी तो तवक्को के मुताबिक उन्होंने गुफ्तगू की। शायद हमारी जमात में अगर किसी और बंदे की तवक्को के ख़िलाफ़ हो तो और बात है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला बने तो सबसे पहले PM साहब ने खुद इनिशिएटिव लेकर उन्हें कॉल की, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट उसके बाद अगर उनकी तरफ से भी मोहब्बत और यगानगत की बात की जाती और वो कंट्रोवर्शियल बात हक़ाइक़ के बरक्स पेश ना की जाती कि वज़ीर आज़म ने मुझे कहा कि मैंने वज़ीर आज़म से कहा कि मेरी मुलाकात करा दें इमरान खान से, ने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। और ये तो कहा था ना वज़ीर आज़म ने कि पूछ के बताता हूँ। नहीं, इंटरप्रिटेशन गलत हुई थी उसकी, खाली नहीं, इंटरप्रेट पूरी बात ही गलत थी ना जी। अब ये बोतल है मेरे सामने पड़ी हुई है, ये आधी खाली है आधी भरी हुई भी है, लेकिन हाँ, वो ठीक है हुज़ैफ़ा साहब, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंटरप्रिटेशन लोगों ने की थी, सुहेल आफरीदी साहब ने नहीं की थी। नहीं, बात का अंदाज होता है। आप खुद भी इस दश्त की खाक छानते हुए आपको एक अरसा हो गया, आप माशाल्लाह बड़ी जहादीदा सहाफ़ी हैं। जिस अंदाज में उन्होंने बात की थी लोगों ने उसी अंदाज में ही समझा। ठीक है, कोई लोगों ने कोई डिफरेंट अंदाज, उन्होंने कहा कि जी, हालांकि अगर वो कहते कि वज़ीर आज़म साहब से मैंने गुजारिश की कि जी आप इंटरवीन करें इस मामले में, गो के मुलाकात पंजाब ने करानी है लेकिन आप मेरा साथ दें और मेरी दरख्वास्त पे अमल दरामद नहीं कर रहे, जो बात हमने की
और मेरी दरख्वास्त का अभी तक स्टेटस भी मुझे पता नहीं है। और पंजाब को आप कहीं तो पीएम ने कहा मैं उसका स्टेटस आपको पूछकर बताता हूँ, तो उस बात का वजन होता और वज़ीर आज़म का दिल भी बड़ा होता और वो मजीद पूरे तरीके से दीगर मामलात में भी उसी मोहब्बत और ईगानगत से चलते। लेकिन उनकी उस गुफ्तगू के बाद 2 हफ्ते कंट्रोवर्सी रही। चले, मैं कहता हूँ उनकी नीयत साफ थी, पीटीआई की जो ट्रॉल्स हैं लोगों ने वो कर दिया, तो उसकी वजाहत आप कर देते कि जी ऐसी बात नहीं है, आप वज़ीर आज़म के बारे में ऐसी बात ना करें। ठीक है, और वज़ीर आज़म साहब ने मुझे इज्जत दी है, अच्छी बात है तो मेरा उनका ताल्लुक मुतासिर है। आज भी मुस्बत बात की, चले पुरानी बातें छोड़ें, आज भी वज़ीर आज़म साहब ने आज वज़ीर आज़म साहब ने यहाँ तक कहा चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कि आपने मेरी तरफ से जाकर सुहेल अफरीदी साहब की खैरियत पूछनी है और उनसे पूछना है कि मैं उनके लिए क्या क्या कर सकता हूँ इस सूबे के लिए। बहुत अच्छी बात और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगली जितनी भी मीटिंग्स हुई, पीएम ने स्पेशल कहा कि मेरा मैसेज जाके आपने उन्हें देना है। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने आज एक मतलब फिर हाथ बढ़ा दिया है। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ भी बात करूँ सुहेल अफरीदी साहब के बारे में, अता तारड़ साहब कोई बात करें, राना साहब कोई बात करें, ये सब बेमायनी ऐसी कोई हैसियत नहीं है। शहबाज साहब ज़ाहिर है पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे, अब मुल्क के चीफ अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब भी कोई बात करें, उसकी भी कोई अहमियत नहीं है? नहीं, शहबाज साहब के सामने किसी की गुफ्तगू की कोई अहमियत नहीं रहती। शहबाज साहब ने सुहेल अफरीदी नहीं किसी की भी नहीं। ख्वाजा अगर शहबाज साहब के ऊपर कोई है तो उसे मियां नवाज शरीफ साहब है जो उनकी गुफ्तगू को रद्द कर सकते हैं किसी स्टेज पर, लेकिन शहबाज साहब कभी मियां नवाज शरीफ के अगेंस्ट जाते नहीं है। अगली बार 10 सेकंड दे दें, शहबाज शरीफ साहब ने आज दोबारा हाथ बढ़ा दिए और मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब और केपीके की लीडरशिप की तरफ से, पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से वैसा ही रिस्पॉन्स आए, ताकि मैं समझता हूँ मुझ समेत जो लोग भी सुहेल अफरीदी साहब के नाकिद हैं या इसके अंदर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी हमारे लोग, कम से कम उनकी हौसला शिकनी भी हो और पता चले कि सुहेल अफरीदी साहब पीएम के इस रवैये को मजीद जो है सपोर्ट करते हुए एनकरेज करें, अप्रिशिएट भी करें। ठीक है जी, हुमायूं मोहम्मद साहब हाथ बढ़ा दिया है, हाथ आप भी बढ़ा दें, छोड़े। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, राना सलाउल्लाह साहब कहते हो, कह रहे किसी की अहमियत नहीं है। वज़ीर आज़म ने हाथ बढ़ा दिया, हाथ बढ़ाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। मैं इनसे एग्री करता हूँ कि वाकई उनकी कोई अहमियत नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब को प्रॉब्ली एवरी नाउ एंड देन कोई बोंगियाँ मारने की शायद आदत है। उन्होंने मेहदी हसन के प्रोग्राम में भी जाके बहुत की है। उससे पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी थी, इंटरनेशनल मीडिया में जाके कहा हम लोग टेररिस्ट ट्रेन करते हैं। फिर उन्होंने इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें की थी। तो ही इज़ एब्सोल्युटली राइट, उनकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन अगर अहमियत नहीं है तो प्लीज़ उनको ज़रा थोड़ा सा ज़रा पासे करके रखें। नहीं, मैं उनसे एग्री कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म के बयान के आगे फिर कोई अहमियत नहीं। मैं वैसे भी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो मैं उनको इन लार्जर टेक्स्ट कह रहा हूँ कि सही है। अब बात आ जाती है वज़ीर आज़म पे। देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। इन्होंने एक मिसाल दी बोतल के आधे भरे की। ये कहते हैं कि बोतल आधी भरी है, मैं कहता हूँ बोतल आधी खाली है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं भी सही कह रहा हूँ। बोतल आधी खाली है। अब पहली बार जो उन्होंने मुबारकबाद दी, उन्होंने भी बड़े अदब से कहा कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। अब आई डोंट नो कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको क्या कहा कि मैं किससे पूछता हूँ, या मैं ये क्या है इंटीरियर मिनिस्ट्री से या फलाने से या जो भी है, या मैं इस पे इंक्वायर करके करता हूँ, जिसको उर्दू में पूछना कहते हैं। मतलब शायद बाद लोगों को नहीं समझ आती होगी। उन्होंने एक आध दफ़ा बाद लोगों ने कहा कि उन्होंने कहा था मैं ज़रा इस पर इंक्वायरी करता हूँ। इंक्वायरी को पूछना ही कहते हैं, तो वो पूछना है। वो साहब को समझ नहीं आई। उन्होंने उसको उर्दू में बता दिया कि यार, उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। अब किससे पूछ के बताता हूँ? उन्होंने तो नहीं कहा ना किससे पूछ के बताता हूँ। अब लोग प्रिज्यूम करने शुरू हो गए कि वो पूछ के बताना, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे। सलूटे तो मारते हैं, तो जिसको सलूट मारते इंसान अक्सर उससे पूछ लेता होता है कि भाई आप बताओ, शायद मुझे समझ नहीं आती। तो उस लिहाज से था। अब रही बात हाथ बढ़ाना, देखिए बहुत अच्छी बात है, हाथ बढ़ाना चाहिए, आप बिल्कुल करो। लेकिन आपको पता है कि सुहेल अफरीदी को क्या चाहिए? सुहेल अफरीदी को अगर आप चाहते हो ना, मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपल जाके कहो कि सुहेल साहब कल सुबह 9 बजे, कल सैटरडे है, आज उनका भी फ़ोन करें, ये उनके एडवाइज़र है, आज उनको फ़ोन करें प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके कि जी सुहेल अफरीदी साहब को सुबह 9 बजे इमरान खान से मिलने दें। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वन प्रोविंस, ही इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वन प्रोविंस, लेट हिम मीट इमरान खान। मुझे समझ ये नहीं आती इनको डर किस बात का है। देखिए, खौफ तो है। किस चीज़ का खौफ है?
आपको पता है इन लोगों ने तो वैसे भी हो जाती है। मुझे ऐसे लगता है एस्टैब्लिशमेंट ने इनको डरा के रखा हुआ है। वो नहीं होता कि जैसे किसी ज़माने में हम सुना करते थे कि यहाँ पे कोई एक बहुत बड़े लैंड ग्रैबर थे, उन्होंने अपने घर में कोई वो शेर सा रखा हुआ था, तो जब कोई डील वील करते थे वो बुला के वो सामने शेर को वो बकरी खिला देते थे और वो शेर उसको चपट के खाता था, तो अगले डर सहम के ये कर लेते। तो प्रॉब्ली ये उसी किस्म के डरे हुए उससे बहुत बहू आया हम नहीं सुनते थे बचपन में, तो ये वही वाले एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। सर कमरान साहब, आप बड़ी इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, आपका इस पे क्या, पीपल्स पार्टी का इस पे क्या मौक़िफ़ है? ये जो सारा मसला ये है कि एक मुलाकात हो जाए, और मुझे लगता है कि मुलाकात ठीक है, ऑप्टिक्स के लिए अच्छी है, लेकिन मैसेजिंग तो वैसे भी हो जाएगी। अलीमा खानम साहिबा मिल रही हैं, दीगर मिल रहे हैं, मैसेजेस हैं, तो जैसे अब कहा उन्होंने कैबिनेट बना लें, उन्होंने कैबिनेट भी बना ली, ठीक है, मुलाकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी क्या कहती है? देखिए, बात ये पीपल्स पार्टी को तो मेरे ख्याल में हमेशा फंडामेंटल राइट्स के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो एक स्टैंड लेती है, और हम समझते हैं मुलाकात होने में कोई हर्ज नहीं है, हो जानी चाहिए। लेकिन अब ये देखना है नादिया कि मुलाकात वो इमरान खान साहब खुद नहीं करना चाहते या मुलाकात इनकी हो नहीं रही, क्योंकि उनके पास एक फहरिस्त जाती है ना जिस पर वो एग्री करते हैं, वो मुलाकातें तो हो जाती हैं। हमने तो ऐसी ऐसी भी मुलाकातें देखी हैं कि लाजवाब मुलाकातें थी। फिर इसके बाद ये चीज़ आप ये देखें ना, इससे पहले कि कौन जाता था, कब जाके मुलाकात कर लेता था। देखिए सबकी गंडापुर साहब की मुलाकात हो जाती थी, पहले मुलाकात ही नहीं। देखिए वो भी सीएम थे, सीएम के अलावा भी उनकी मुलाकातें हो जाती थी जिनसे वो मिलना चाहते थे, जिनकी जब नहीं मिलना चाहते तो उनकी बहनें भी बाहर खड़ी रहती हैं, जिनसे मिलना चाहते हैं वो मिल लेते हैं। देखिए इस वक्त जो है ना पीटीआई का भी वही हाल है, जो डिफरेंट पावर सेंटर्स है ना, जैसे अफगानिस्तान में, ऐसे इनके भी डिफरेंट धड़े हैं। आप देखें सलमान अकरम राजा और आलिया हमजा का क्या चल रहा है, आप ही देखें कि अलीमा खान का, बुशरा बीबी का क्या चल रहा है। ये देखें ये जो आपस के इनके जो इश्यूज़ हैं ना, इमरान खान साहब ने काबीना बनवानी हो तो एक ट्वीट पे काबीना बन जाती, यानी ट्वीट से तो वही बताई ना कि इतनी ताखीर तो बन गई। मैं वही तो कह रही हूं कि मैसेजिंग तो कोई इशू नहीं है, इट वाज अ नॉन इशू, इतनी ताखीर की भी ज़रूरत नहीं थी, इतनी ताखीर की भी ज़रूरत नहीं थी। सारा वक्त उनका ट्विटर अकाउंट चलता है, सारा वक्त मैसेजिंग होती है, सारा वक्त मुलाकातें होती हैं, मुलाकातियों की एक लंबी फहरिस्त होती है। बाकी मैं समझती हूँ कि मुलाकात होने से कोई फ़ायदा होता है तो मुलाकात होनी चाहिए। अब कौन रोक रहा है मुलाकात, किस वजह से हो रही है, क्या इश्यूज़ हैं, ये तो खुद ही ये लोग बेहतर बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा उज़ैफ़र रहमान साहब, मुझे ये याद है कि पिछले मेरा ख्याल है लास्ट वीक राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मंडे को मुलाकात हो जाएगी, लेकिन फिर हुआ यूँ कि सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो जो उनकी जज्बाती थोड़ी सी तकारीर होती हैं, थोड़ी सी जज्बाती नहीं, इंतहाई सख्त तकारीर, जिसकी वजह से वो मुलाकात भी ना हो सकी, ऐसे ही है? जी बहुत शुक्रिया जी। करेज की बात होती है, अपनी बात को अगर वो सही ना साबित हो उसका जिक्र करना। मैंने भी ये बात की थी पिछले हफ्ते कि इस हफ्ते उनकी मुलाकात हो जाएगी, और उसके लिए पंजाब को भी अर्ज कर दिया गया है पीएमओ की तरफ से। फिर राणा साहब ने भी उसी की कंटिन्यूटी में बात की, लेकिन बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की कि जो दोस्त भी कोशिश करते हैं कि कम से कम सियासी तलखी कम हो, अगर एक जमात का वजीर आला बन गया है, वो अपने लीडर, अपने कायद से मिलना चाहते हैं तो उसको हम फैसिलिटेट करें। लेकिन जब आप जो है उसी तरह की गुफ्तगू करते हैं जो राय आपके बारे में वजीर आला बनने से पहले कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बनाई या कायम करने की कोशिश की, तो आपके पास मौका था इन 13-14 दिनों में, आप उनकी राय यकसर जो है वो मुस्तरद कर सकते थे, तब्दील कर सकते थे, और आप अपनी गुफ्तगू से, अपने लबो लहजे से बता सकते थे कि नहीं जी मैं इशू बेस्ड बातें ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं कभी भी किसी भी मौजू को इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बनाता। अब आप ये देखें कि मुझे अब मौका देंगी कि कोर कमांडर साहब उनसे मिलने गए, तो उनसे जो सवाल किया गया उन्होंने जिस अंदाज में जवाब दिया, वैसे ही मीडिया और फिर ट्विटर हैंडल वगैरह चलाया। अभी अपने प्रोड्यूसर से आप कहें, शहबाज शरीफ साहब जब 10 साल वज़ीर आला पंजाब थे, कम से कम 50 मरतबा ऐसा हुआ होगा कि कोर कमांडर लाहौर 90 शहरा कायदे आज़म या 7 क्लब रोड एपेक्स कमेटीज की मीटिंग्स में आए, और ऐसी भी आपको भी गूगल पे सर्च कर लें, कई सौ तस्वीर मिल जाएंगी जिनमें शहबाज साहब चेयर कर रहे हैं और कोर कमांडर अपने ज़र इदारे की नुमाइंदगी करते हुए ज़रा सामने बैठे हुए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की आपको 2 से ज़्यादा मीटिंग की तस्वीर मिल जाएंगी जिनमें कोर कमांडर उनसे मीटिंग करने आए और उन्होंने मीटिंग को चेयर किया। आपको मुराद अली शाह साहब की तस्वीर मिल जाएंगी, मुझे चेयर का नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर एपेक्स कमेटी में आपने सामने बैठे हुए। लेकिन आपने ये मैं आपकी इन बातों से क्या, एक सेकंड, आपकी इन बातों से बुला लिया, ठीक है ना, वो छोड़ देना, उनकी बातें छोड़े, मेरी बात सुने।
मैं क्या इस बात पे अगर ये अक्स करूं तो मैं दुरुस्त हूं कि चूंकि उनके बयानात सख्त थे या गलत बात थी, जो भी था, इसकी वजह से वो मुलाकात नहीं हुई जिसका कहा गया था कि मुलाकात हो जाएगी, यही वजह बनी। मैं बड़ी अहम बात कर रहा था, लेकिन आपने इतनी हुज से कहा कि उनकी बात छोड़े मेरी बात सुने, तो आप हमारी बहन है, तो मैंने कहा मैं अपनी बहन की बात पूरी सुन लूं। नहीं, आपकी और बात ठीक है, बहनों का बड़ा मान होता है। हाँ, इसमें कोई बिल्कुल कोई दो राय नहीं। उनकी सिर्फ और सिर्फ देखिए, इंसान की शख्सियत उसकी जुबान के नीचे पिना होती है। जुबान आपको सिकंदर बना देती है, जुबान आपको कलंदर बना देती है, बिल्कुल सही है। तो ये हुकूमत का फैसला है, तो इस जबान की वजह बिल्कुल ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, ठीक है। और सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत का जो फैसला है फेडरल गवर्नमेंट उसके साथ है। और मैं समझता हूं कि अगर आज पीएम की गुफ्तगू के बाद उनकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मेरे ख्याल से मुलाकात बहुत छोटी चीज रह जाएगी और एक हफ्ते में दो मुलाकातें भी हो जाया करेंगी। लेकिन अगर वो सिर्फ ये समझेंगे कि बिल्कुल ठीक है, बयानात पे ज़बान पर काबू रखना होगा। मैं नहीं, अच्छा, ये गुफ्तगू फॉर एग्जांपल मोहम्मद साहब ज़ाहिर उम्र में मुझसे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, राय का इख्तलाफ है, इज्जत की वजह से इज्जत दे रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ। अगर वो कोई ऐसी जबान इस्तेमाल करे कोई इशू नहीं है। जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये गुफ्तगू करता है, उसने मरकज से बात भी करनी होती है, उसे इदारों से बात भी आपकी बात मुझे जवाब दे दीजिए मोहम्मद साहब। मसला वो कह रहे हैं सिर्फ जबान का है, अगर वो तरीके से बात कर लें, एक वज़ीर आला के तौर पे जरा मुअज़्ज़ब होकर बात कर लें, एक हफ्ते में दो मुलाकातें कराएंगे हम आपकी। अच्छा, मैं थोड़ी सी कहता हूँ, मैं अभी सहर साहबा की बात सुन रहा था, मैं आई वॉन्ट टू आस्क, क्या वाकई ये इनको नहीं पता कि ये मुलाकात किस वजह से नहीं हो रही, कि ये इमरान खान की वजह से नहीं हो रही, या क्या वाकई इनकी ये अंडरस्टैंडिंग है? ये मेरा एक सवाल बनता है कि वाकई है, या ये फॉर द सेक ऑफ टेलीविज़न ये इस चीज़ को बताना चाहती है। नंबर 2, देखिए, इन्होंने जो बताया ना कि हम लोग तो करना चाहते थे और उसके बाद उसने तकरीर करके ये की और जज्बाती तकरीर किया, इन्होंने अपना ज़र्फ बता दिया कि हम लोग आपका जो हक है, हम आपको आपका हक नहीं देंगे। क्यों? आप जो है ना ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, या बहुत जज्बाती हैं, या आपकी बातें हमें पसंद नहीं है। उस लिहाज से अगर फ़र्ज़ करें आपका इस्तेकाक भी बनता है, इमरान खान का भी हक बनता है, चाहे वो मैसेजेस हो जाए या नहीं हो जाए, चीज़ रुकेगी नहीं। लेकिन वही वाली बात है, ये उनका हक है, लेकिन ये हक देने वाले नहीं है। और उन्होंने सही कहा है, हमने बहुत दफ़ा टीवी में देखा है और अखबारों में पढ़ा है और सोशल मीडिया में भी है कि उन्होंने जाके चेयर के बड़े अरसे से रहे हैं। हमने ये भी सुना है कि कभी कोई बाद दफ़ा सीट नहीं मिलती तो इंसान डिग्गी में बैठ जाता होता है। ये सामने सब चीज़ें सुनी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कौन डिग्गी में बैठता है, कौन नहीं बैठता है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर चलती रहती है, लेकिन हो जाती है, मुलाकातें हो जाती हैं किसी न भी किसी तरीके से। तीसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये लोग इस चीज़ के ऊपर वो हैं कि वो क्या कहते हैं, उसे ये ज़िद के मोहब्बत की भीख मैं मांगूँ, मुझे ये ज़िद के तकाज़ा मेरा उसूल नहीं। हम तकाज़े करने वालों में से नहीं है, इसलिए कि हम लोग नहीं, इसलिए नहीं, देखिए, वो हम अपना राइट मांग रहे हैं, बिकॉज वी आर इलेक्टेड पीपल, वी आर इलेक्टेड पीपल, वी आर नॉट, हम हारे हुए लोग नहीं हैं, हम धुतकारे हुए लोग नहीं हैं, हम अवाम से धुतकारे हुए लोग नहीं हैं, हम अवाम के मैंडेट पर आए हैं। और अवाम का वो मैंडेट जिसको फाफन, जिसको पटन, जिसको हर एक ने एंडोर्स किया है, जिसको यूरोपियन यूनियन हर एक ने एंडोर्स किया है कि इससे बड़ी धांधली इतने बड़े पैमाने पे नहीं हुई। और फिर उसके ऊपर चले, अब मामला यहाँ पर अटक गया है कि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने आपको खैर सगाली का पैगाम भेज दिया है। आपकी तरफ से ये है कि पहले मुलाकात कराएं, वो कहते हैं अपने लहजा ठीक करें। 27वीं तरमीम आ रही है, सुना है उसमें मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मुलाकातें भी हो रही हैं। NFC अवार्ड के हवाले से कुछ चीज़ें अमेंड किए जाने की भी है। 27वीं तरमीम पर पीपल्स पार्टी वोट कर रही है, ऑन बोर्ड है, या कोई एतराज़ है? साहब की तो आपको ज़रूरत अब नहीं है, आपस में शेरो शिकर हो रहे हैं, काफ़ी है। अच्छा नादिया, मैं पहले ये कहूँगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा एक जेस्चर दिखाया है, और
केपी के जो वज़ीर आला हैं उनको निकलना चाहिए आफरीदी साहब को कन्फ्रंटेशन मोड से, और ये देखना चाहिए कि एक सूबे के इंटरेस्ट उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट के इंटरेस्ट जो है वो जो है उनको सिक्योर करना है। ज़बानी कलामी दिखाना तो बहुत नहीं, ज़बानी कलामी नहीं, देखें बहुत आसान। अगर उनका कह रहे हैं, जो उनका राइट है कि खान साहब से मुलाकात करा दे तो करा दे। देखिए ना, अभी ये सवाल किया था डॉक्टर साहब ने, तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर साहब बात ये है कि मुलाकातें एक फहरिस्त जाती है ना इमरान खान साहब, जिस पे वो ओके करते हैं मुलाकात। हमें क्या पता यहाँ बैठ के कि ओके कहाँ से नहीं हो रहा। मैं तो बिल्कुल ये समझती हूँ कि अगर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स मुंह पे कह रहे हैं कि अब हम नहीं करा रहे, उनकी ज़बान ऐसी है, अब हम नहीं करा रहे। अभी जो है हुज़ैफा एक बात कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के अलावा कोई भी मिनिस्टर कोई बात कहता है उसकी वो अहमियत नहीं है जो वज़ीर आज़म ने भी तो नहीं कराई ना। नहीं, पूछ के बताता हूँ, चुप हो गए। 27 तरमीम पे आ जाते हैं, कश्मीर पे भी बात कर। जी 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 बिल्कुल। देखिए आपसे पूछूं मैं, देखिए जब हमारे सामने आएगा ड्राफ्ट तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी देखेगी कि 27 तरमीम की मुलाकातें हुई हैं, क्या हुआ है? देखिए मुलाकातें तो बहुत सारे इश्यूज पे हो सकती हैं, 27 तरमीम पे हुई हैं, 27 बहुत सारे इश्यूज पे हो सकती हैं। जब ड्राफ्ट आए, देखें अभी तो नेशनल असेंबली का इजलास कॉल नहीं हुआ, 26 आईनी तरमीम का भी ड्राफ्ट आपसे शेयर नहीं किया गया था। 26 आईनी तरमीम पे हमारी पार्टी बहुत, हमने एक इनिशिएटिव लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, और बिल्कुल एक वजाहत थी हमारे पास, उस पर बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा फाल किरदार अदा किया था। हमारी अपनी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी। अभी जो है मैं समझती हूँ कि जो पीपल्स पार्टी जिस इशू को डिस्कस कर रही है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ठीक है। उस सिलसिले में जो है, अब बाकी ये कि सदर मुमलिकत से आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पे अदम एतमाद लाने की आपको ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए बात ये है कि जिस किस्म के हालात हो रहे थे आज़ाद कश्मीर में, पीपल्स पार्टी का वजूद ही कश्मीर के इशू पे हुआ था, ठीक है। पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीती थी, फिर जिस तरीके से मैनूवरिंग होके ये हुकूमत दी गई, और उसके बाद के जो हालात दे सकती है कि आपकी हुकूमत में आने के बाद ऐसे कोई हालात नहीं होंगे, या वो जो अवामी एक्शन कमेटी है वो कोई एहतजाज नहीं करेगी, कोई मुतालबात नहीं सामने रखेगी? ये गारंटी दे सकते हैं? एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। आज बिलावल ज़रदारी ने बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद एक जिम्मेदारी ली है कि ही विल इंश्योर कि हालात बेहतर हों। देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस जब चल रहा होता है ना तो पॉलिटिकली वो हैंडल हो जाता है। जब पॉलिटिकल प्रोसेस रुक जाए तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज जो है वो मिसमैनेज हुआ था। देखिए पॉलिटिकल नहीं प्रोसेस चल रहा होता तो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज़ अपनी जगह पर आती हैं। पॉलिटिकल प्रोसेस चल रहा होता है तो हर चीज़ का हल निकलता है। तो मुझे तो बिल्कुल पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी है सीजन पॉलिटिक्स। अवामी एक्शन कमेटी जो थी उसके मुतालबात नाजायज़ थे। देखिए मुतालबात इस हद तक आना कि मसाइल बढ़ जाएं, और इस हद तक आना कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाए, इस हद तक आना कि तो हम मैं बता रही हूँ कि जब एक चीज़ पॉलिटिकली एक वज़ीर आज़म हैंडल ही ना कर पाए, जब वो हैंडल ही नहीं कर पाए, उनसे नहीं हुए और वफाक को इन्वॉल्व करना पड़ा, तो यहीं से हमें एहसास हो गया ना कि खराबी है कहीं। मैं इनका ऐड कर लूँ क्विकली। देखिए मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर कौन है? चाहे वो फॉरवर्ड ब्लॉक है, पीटीआई का है ना। आपको पता है ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? तो डिफेक्शन हो गया ना वो तो। नहीं, लेकिन है पीटीआई के, अभी भी डिफेक्टेड है लेकिन है पीटीआई की। आपको पता है ये अब क्या करना चाह रहे हैं? ये बेसिक जो मकसद है, क्योंकि आगे 6 महीने ही है ना, उससे ज्यादा तो नहीं है। ये 6 महीने पहले भी खत्म हो सकता है। 3 महीने में एक हुकूमत क्या कर लेगी? मैं बताता हूँ क्या कर लेगी। ये लोग नहीं, कोई क्राइसिस नहीं है, उल्टा बढ़ जाए। मैं बताता हूँ, सुन ले ऑपोजिशन लीडर ये लोग पीएमएलएन का लाना चाहते हैं, और अपने दूसरा लीडर जो है ये अपना लेकर आना चाहते हैं। क्यों? अगर पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक भी बैठा होना, ऑपोजिशन लीडर के बगैर आपका इलेक्शन कमिश्नर, आपके वो सारी चीजें नहीं होती। ये बेसिक गेम उसका है। बेईमानी कैसे करनी है ये उसके लिए सारा कुछ करना है। मुझसे लिखवा लें, उसके बाद जो ही हो जाएगा 3 महीने बाद ये लोग वो कर देंगे। जब इनके ये काम हो जाएगा ना, उसके बाद ये आ जाएंगे इलेक्शन मोड में। इन लोगों ने करना यही है, इलेक्शन में जाना है। पीपल्स पार्टी विल हैव अ फेस टू गो टू द पीपल, ठीक है। हम एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे यकीन रखते हैं। अगर पीपल्स पार्टी परफॉर्म नहीं करेगी, अगर मसाइल का हल नहीं निकालेगी, अगर ऐसे हालात नहीं बनाएगी जो पॉलिटिकली वायबल हो, तो पीपल्स पार्टी क्या फेस लेकर जाएगी? तो अभी 6 महीने बात करें ना, जो करें 6 महीने में, अभी तो हालात वहां पे दुरुस्त चाहते हैं कि एक जिस तरीके से बुज़दार की हुकूमत पंजाब में चलाई थी, ये चाहते कि एक बुज़दार को बिठाए रखें। आप लोगों ने लाके आए थे ना, बुज़दार की हुकूमत बिठाए रखें। अनवारुल को कौन लाया था? देखिए बात ये है कि एक पीपल्स पार्टी
ने जहाँ पे पीपल्स पार्टी का नंबर नहीं था, पीपल्स पार्टी ने एक मैं जरा नून लीग का भी इसमें जान लूँ कि उनका क्या मौक़िफ़ है। उज़ैफ़ा साहब, आप क्या कर रहे हैं कश्मीर में? इनको सपोर्ट कर रहे हैं या अपोजिशन में बैठेंगे? इत्मीनान है इस वाले, क्या डिसाइड हुआ है अभी तक? जी बहुत शुक्रिया जी, मैंने बड़ी जो है तामुल से अपनी बहन की गुफ्तगू सुनी है जी। कोई इसमें दो राय नहीं है, पीपल्स पार्टी को हम अदम एतमाद में भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और हुकूमत साजी में भी जो इनका वज़ीर आज़म होगा उसको हम वोट देंगे, और इनके इत्तेहादी के तौर पर हम इनके साथ होंगे, लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसमें कोई नाराजगी नहीं है, उसमें वजह यह है कि हमारे MLAs को बड़ा शदीद एतराज़ है। उनका नुक्ते नज़र ये है कि 2020-21 में जो इलेक्शन कराया गया था वो बड़ा रिग्ड इलेक्शन था, जिसमें पीपल्स पार्टी का मैंडेट भी चुराया गया, PMLN का भी चुराया गया। अच्छा, और तो ये आर्टिफिशियल मैंडेट के जरिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इंटरप्ट करने का मकसद नहीं कि सिर्फ एक सवाल डाल दूं, उसका भी आप जवाब दे दें, क्योंकि जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि आपने अपोजिशन में बैठना है, इन्होंने हुकूमत में बैठना है, ताकि आगे जाके मामला जो है वो आप दोनों में ही चलते रहे। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, आप भी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। जाहिर है हम जिस तरह अब मरकज में ये वजारत उज़्मा में हमें इन्होंने वोट किया, कैबिनेट का हिस्सा नहीं है लेकिन बैठते टेरी बेंचेस पर हैं। अच्छा, अर्ज ये कि अच्छा, उसमें वजह क्या है? हमारे लोगों का नुक्ता नजर ये है कि 2020-21 में एक रिग्ड इलेक्शन हुआ था। उस इलेक्शन के जरिए एक जो है सिलेक्टेड आदमी को, सरदार तनवीर इलियास को पैसे की चमक पर वजीर आजम के मनसब पे फाइज किया गया, और तब 1.5 साल पहले, यानी आज से, और तब के 1.5 साल बाद अगर 20 से आप बात करें तो पहला एहतजाज हुआ, और अब ये दूसरा एहतजाज भी उसी कॉन्टिन्यूशन में है, क्योंकि बेसिकली अवाम के हकीकी नुमाइंदे असम्बली में है ही नहीं। तो कश्मीर में ज़ाहिर है उसकी आबादी 4 से 5 मिलियन है, तो वो लोग ज़ाहिर सड़कों पर आ जाते हैं। आसान होता है कि भी हमारे नुमाइंदे ही मौजूद नहीं, हमारी बात ही नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है। PMLN ये चाहती थी कि आप री इलेक्शन करवा लें, पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि री इलेक्शन अभी कराना मुनासिब नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा खराबियां पैदा कर चुके हैं ये PTI के लोग, इसको ठीक कर फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएं, और जो लोगों से कमिटमेंट्स की हैं कुछ वो हम पूरी कर लें। तो इस हवाले से ज़ाहिर है हमने अपना नुक्ता नज़र रखा, उनने अपनी राय दी, तय ये पाया है कि वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी का होगा, हम उन्हें वोट करेंगे, और हमारी हर तरह की सपोर्ट, बिल्कुल ठीक है। तो मैं बस लास्ट कमेंट मोहम्मद साहब से ले लूं, आपकी ये बात दुरुस्त नहीं थी कि अपोजिशन में बैठेंगे, हुकूमत में बैठेंगे। आप शर्त लगा के बैठ दे, ये अपोजिशन में बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे, ये अपोजिशन में तो हुकूमत हो तो डिसॉल्व करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट में कोई किरदार अदा नहीं करना चाहता, इसका मतलब अपोजिशन लीडर कोई नहीं होगा, तो आप वो डिफेक्शन से होगा ना। PTI नहीं, कौन से PTI कभी नहीं होगी, PTI इनके साथ सपोर्ट करिए, इनके पास तो इतने नंबर ही नहीं है, इनके पास इतने नंबर ही। देखिए वो PTI वाले हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक है, वो PTI के हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक वाले, उनको बनाया हुआ है, आपको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनते हैं, वो उनको भी समझ आ गई। नंबर 2, ये जो बात कर रहे हैं ना कि उस जगह पे अवाम है, अवाम का इस असेंबली के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। सही तरीका होता है अगर ये लोग ईमानदार होते, 6 महीने में 6 महीने, मेरी बात सुने, 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 19 सबसे बड़ा RTS जो पाकिस्तान के, सुने 47 ना होता तो क्या होता? नादिया जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा RTS, पाकिस्तान का सबसे बड़ा RTS 1971 के इलेक्शंस थे। थैंक यू वेरी मच हुमायूं मोहम्मद साहब, सैर कामरान साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़फ़र रहमान साहब को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी को आगे बढ़ाते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद चीज़ों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जिना से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जिस पे आज हमें इस बात करनी है, जो ट्रेड है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान, उसको तकरीबन 2007 से ये सिलसिला चल रहा था, और उस पर इंडिया ने जो है वो अपना न सिर्फ अपना टैरिफ इंक्रीज़ किया, बल्कि USTR ने क्लासीफाई किया कि टैरिफ प्रोटेक्टिव जो है मार्केट इंडिया को करार दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा? यूरोपीय यूनियन ने भी इस पर बड़ा डिस्प्लेजर शो किया है। हमारे साथ सब मौजूद है डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये मामला है क्या, और इंडिया को इससे क्या फ़ायदा कुछ होगा? ये तो उल्टा नुकसान की तरफ जा रहा है। 2007 से मामला चल रहे हैं, लेकिन ऊँट किसी करवट नहीं बैठ रहा।
जी देखिए नादिया, बात यह है कि मैं बार बार ये कहता आ रहा हूँ कि जब से मोदी रिजीम आई है उसके बाद से लग रहा था जैसे मोदी ने जो पूरे इंडिया को जिस तरह शाइनिंग इंडिया के नाम के ऊपर पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया, इंडिया की आवाम को बेवकूफ बनाया। तो आप जानती हैं कि झूठ की कोई ज्यादा जिंदगी नहीं होती है। इसी तरह इन्होंने झूठे मईशत के दावे किए, जो कि आप आज पूरी इंडिया में ये बात बड़ी खुलेआम कही जा रही है कि दुनिया की कमजोर मईशतों में शामिल है। दरअसल हजारों अरब रुपए की मकरूज है इंडियन मईशत। उसके बाद जिस अंदाज में इन्होंने झूठे फिगर्स और झूठी कैलकुलेशंस दे के यूरोपीय यूनियन की मंडियों तक रसाई की टैरिफ के हवाले से, वो अब एक्सपोज हो रही है। चौथी बात यह है कि अगर हम इस सारी सूरत को देखें तो जहां पर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह GSP प्लस स्टेटस के बाद बहुत सारा बेनिफिट मिला कंपेटिटिव मार्केट में, रीजन के अंदर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के हवाले से, टैरिफ के हवाले से बहुत एडवांटेज था। वहीं पर इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाते चलाते खुद अपना जिसको कहते हैं बेड़ा गर्क कर लिया। वो किस तरह? वो इस अंदाज में कि उन्होंने आज जो यूरोप टैरिफ की बात कर रहा है वो कर रहा है फेयर ट्रेड के ऊपर, कि जी इंडिया के साथ जितनी भी ट्रेड होती है दैट इज नॉट अ फेयर ट्रेड। फेयर ट्रेड से मुराद ये है कि ऐसी ट्रेड या ऐसा बिजनेस जिसमें यूरोप को म्यूचुअल फायदा हो। और आज यूरोप जो है वो समझता है कि इंडिया जो है वो उनका ट्रेड पार्टनर नहीं बन सकता। वजह ये है कि वहां पर बहुत सारी जो जिसको रॉयल्टी के इश्यूज कहते हैं उस हवाले से, उसके बाद जहां वहां पर जो इन्फ्लेशन का इशू है उस हवाले से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के अंदर और जो यूरोप की जो मार्केट की रसाई थी वो अब मुश्किल होगी इस सारे टैरिफ के बाद। इंडिया के लिए मजीद मुश्किलात हैं। एक जानिब से ट्रंप ने बड़ा हैवी टैरिफ आयद किया, आपने देखा होगा। उसके बाद इन्होंने रशिया से ऑयल खरीदने के चक्कर में ना सिर्फ अमेरिका से दुश्मनी ले ली, बल्कि हकीकत बात यह है कि यूरोप भी उससे सख्त नाराज है। और मोदी की जो झूठ और दोगली पॉलिसी है जिसको हिपोक्रेसी कहते हैं, उसकी वजह से आज इंडिया जो है वो मुश्किल में है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल खुद लोकसभा में होने वाले उस पर तनकीद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, चाहे वो अवैसुद्दीन हो, चाहे जो भी लीडर्स हों, वो सब ये कह रहे हैं कि दरअसल मोदी जो है वो इंडिया को तबाही के दहाने की तरफ ले जा रहा है, मुआशी तौर पर, सफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर और इज्तमाही तौर पर। यानी ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो इंडिया की डिस्ट्रक्शन और तबाही का इशारा करते हैं। अच्छा, तो ये जो रशिया के से ऑयल लेने वाली बात है तो वो तो फिर मेरे ख्याल है इंडिया ने वापस ले लिया था ये फैसला। शायद अमेरिका की नाराजगी वो ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सका और शायद दिफाई मुआहिदा भी इसी चक्कर में हो गया फिर। बिल्कुल नादिया, ऐसे ही है। देखिए वो जो बात करते थे ना जी, हम दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत हैं और हमें इंडिया अमेरिका से क्या लेना और हमें उससे क्या लेना। आज ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है कि इंडिया घुटने टेक चुका है। इंडिया मोदी जो है वो अब ट्रंप के जिसको कहते हैं प्रेशर में भी आ गया है और उसने ये कह दिया है कि जी मैं रशिया से ऑयल लेना बंद करता हूँ। बल्कि ये इन्होंने दिसंबर में प्रपोज था, लेकिन अब ये इमीडिएटली बंद कर रहे हैं। और उसके बावजूद एकदम से इसको इंडिया को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा अमेरिका की तरफ से टैरिफ के हवाले से। बल्कि मैं ये बात जानता हूं कि ट्रंप जो है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि शायद हम 5 से 10% टैरिफ रिलीफ दें, बाकी अभी टैरिफ चलता रहेगा। क्योंकि उनकी कैलकुलेशन है कि इंडिया को हजारों करोड़ों जो डॉलर्स हैं उसका फायदा हो रहा था अनफेयर ट्रेड की वजह से। यानी जो इंडिया से माल अमेरिका जाता है उस पर टैरिफ बहुत कम था, लेकिन जो अमेरिकन प्रोडक्ट इंडिया आती थी उस पर टैरिफ इतना ज्यादा था जिसमें हजारों अरबों रुपए का फर्क आता था। तो ट्रंप जो है वो गैप हर सूरत खत्म करना चाहता है। ट्रंप का ख्याल है कि इंडिया जो बहुत बड़ी मार्केट है वो अमेरिका के लिए फायदेमंद मार्केट हो, ना कि अमेरिका के लिए डेफिसिट मार्केट। हाँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये जो एक और बात आई ना कि इंडिया जो है वो सिर्फ वो पॉलिसीज प्रमोट करता है जो उसको फ़ायदा दें या जो मेड इन इंडिया वाला मामला हो, अदरवाइज जो है जी बिल्कुल नादिया, देखिए ना इंडिया ने ये कई सालों से रखा कि जी इवन जो दुनिया की बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चेन्स हैं दे वर नॉट अलाउड टू डू बिजनेस विद देयर नेम, चाहे वो टोयोटा हो, उसको आइसोलेट कर रहा है ना ग्लोबल मार्केट से ये चीज़।
जी, चाहे वो मैकडोनल्ड्स, उसका आइसोलेशन का उसका नतीजा ये हुआ कि उसने जिस अंदाज में दुनिया की, जिसको मल्टीनेशनल एमएनसीज कहते हैं, जिस अंदाज में उसने एमएनसीज को एक्सप्लॉइट किया, इस्तेहसाल किया, अब दुनिया की जो बड़ी एमएनसीज हैं उनको ये समझ आ गई है कि बगैर इंडिया की मार्केट के भी उनके पास बहुत बड़ी ग्लोबल मार्केट है, और इंडिया जिस इस्तेहसाल एक्सप्लॉइटेशन टर्म्स पे उनके साथ बिजनेस करता है उसका उनको कोई फायदा नहीं बल्कि उनको नुकसान है, सिर्फ इसके कि अडानी, अंबानी और जो बिरला और टाटाज हैं उनको फायदा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है वो बायलैटरल जो ट्रेड थी उसका बड़ा सिंसियरली पाकिस्तान ने एफर्ट्स की, लेकिन इंडिया की तरफ से वही पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। ऑल्दो होना ये चाहिए था कि ये जो इश्यूज़ हैं, जो भी पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या चीज़ें हैं, उनको साइड पे रख के कम से कम जो ट्रेड है उसको अलग मामला किया जाता और वहाँ पे कोई बेहतर रिस्पांस दिया जाता। नादिया देखिए, बड़ी एक अहम बात है कि पाकिस्तान ये बात जो है ये समझता है कि जो सार्क कॉन्फ्रेंस या सार्क ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसका बुनियादी मकसद ही ये था कि साउथ एशिया की आपस में ट्रेड के ऊपर काम किया जाए और साउथ एशिया के जितने मसाइल हैं वो इस प्लेटफॉर्म से हल किए जाएं। बदकिस्मती से ना तो इंडिया ने साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान, इंडिया के और कश्मीर के मसले समेत जो बायलैटरल प्रॉब्लम है उनको खत्म किया, बल्कि मसाइल को मजीद बढ़ाया। उसके बाद जो तजारत की बात थी तो दोनों प्लेटफॉर्म जो थे जो इस्तेमाल हो सकते थे उनको इसने गैर मुअस्सर कर दिया। उसके बाद ये हुआ कि पाकिस्तान ने, जो कि ओपन मार्केट के हवाले से चाह रहा था कि इंडिया को ट्रांजिट मिल जाना था रूस और वस्त एशियाई रियासतों तक, लेकिन हर चीज बेस करती है एक दूसरे के साथ बैलेंस ट्रेड के ऊपर। बदकिस्मती से इंडिया जो है वो इसमें फेल हो गया, ना तो उसने कोई बैलेंस ट्रेड की, ना ही कोई बैलेंस ऐसा किया जिसके तहत पाकिस्तान ये समझे कि जी ये दोनों मुल्कों का बाहमी फायदा होगा। तजारत जो है वो दोनों फरीकैन के दरमियान बाहमी फायदे का नाम है, ना कि इसलिए तजारत की जाए कि हम इंडिया को फायदा दें, चाहे वो टमाटर की बात हो, चाहे वो प्याज की बात हो, या चाहे वो कोई भी बात हो। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमाने। डॉक्टर आमिर खान हमारे साथ मौजूद थे। बात यही है कि जब बायलैटरल ट्रेड की बात होती है, इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड की बात होती है, तो जितनी भी इकनॉमिक इंगेजमेंट्स हैं उसको जो बॉर्डर जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं उससे यकीनन अलग और दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं इंडिया के भी फ़ायदे में है। लेकिन जो 2007 से जो यूरोपीय यूनियन के साथ जब मामला चल रहे थे उसमें जो बुरी तरह इंडिया एक्सपोज हुआ है अपने टैरिफ को लेकर भी, अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर भी, और वो एक डिस्प्लेजर हुआ है EU के लिए। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।